क्या नया संवत शानदार रहेगा? क्या ये दिवाली पोर्टफोलियो में खुशहाली लाएगी? आपकी दिवाली को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ देश के 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स एक साथ मौजूद हैं। कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के ईडी और सीआईओ एस नरेन और 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ प्रशांत जैन हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तीनों मिलकर 10 लाख करोड़ के करीब इक्विटीज़ मैनेज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। नीलेश भाई, जब मैंने कहा 10 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, ये नंबर अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है कि किस तरीके से डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इस मार्केट में शानदार तरीके से बढ़ा है। जब हम पीछे देखते हैं अनुज भाई तो बहुत अच्छा लगता है। हम सब ने जब करियर चालू की थी तो कुछ करोड़ रुपए मैनेज करते थे, आज इतना बढ़ जाएगा कभी सोचा नहीं था। जब आगे देखते हैं तो लगता है कि अभी तो कितनी बड़ी मंजिल बाकी है। म्यूचुअल फंड में 5.5 करोड़ निवेशक हैं और प्रोबेबली और 25 से 30 करोड़ लोग हम जमा कर सकते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। दूसरा, म्यूचुअल फंड आज मतलब इक्विटी ये एक हो रहा है, हमें उन्हें इक्विटी से और एसेट क्लास में भी लेके जाना है, चाहे रीट इन्वेट हो, डेट हो, प्रेशियस मेटल हो। तो आगे का सफ़र उतना ही अच्छा है जितना पीछे का सफ़र था, बट मंजिल अभी भी आगे है। नरेन सर, आपका क्या विचार होगा इस पर? जिस तरीके से इक्विटी में रिटेल का पार्टिसिपेशन रहा है, इक्विटी नहीं वैसे बाकी सारी एसेट क्लासेस भी, लेकिन पिछले 3-4 साल में खासतौर से इक्विटीज़, आपका फर्स्ट व्यू इस दिवाली पर, गिवन लास्ट 1 साल में हमने बहुत कुछ झेला, आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं? आई थिंक लास्ट ईयर में एक्जुबरेंस था। इन्वेस्टर तो सोच रहा था कि इक्विटी में आसान से पैसा बन सकता है, कुछ भी करेगा पैसा आसान से बनेगा। ये साल दिवाली में क्या है कि इन्वेस्टर को पता है कि उतना आसान नहीं है, इसलिए हमारा जॉब आसान बन गया। क्योंकि अभी बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टर को बोलते हैं इन्वेस्ट करो, क्योंकि लास्ट ईयर वो लोग रिस्क को मिस प्राइस कर रहा था। और वो टाइम में हमारा प्रॉब्लम था कि लोग सोचते थे कि इक्विटी में 20% आ जाएगा, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो भी 20% में रिटर्न आएगा, वो अभी लोग सोचते नहीं हैं। इसलिए अभी हमारा जॉब थोड़ा आसान बन गया। और लेकिन सोना या सिल्वर का जॉब डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि वहाँ लोग सोचते हैं कि हर एक टाइम सोना में इतना पैसा बनेगा। सो लास्ट ईयर जो इक्विटी में था, ये साल सोना में है, लेकिन इक्विटी में थोड़ा रिस्क कम हो गया। लेकिन आपने जो शुरू में बताया, हमारा जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब हमारा कंपनी में अभी 10 लाख करोड़ मैनेज करते हैं अदर पीपल का पैसा, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया कि हर एक दिन हमारा कंपनी में वही सोचते हैं हम कोई मिस्टेक करेगा तो लॉस ज़्यादा होगा, वो ऐसा रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए हम ऑलवेज थोड़ा कॉशियस ही रहते हैं, क्योंकि पैसा ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा दिखता है। लेकिन इसलिए ये साल में रिस्क हमको कहाँ दिखता है कि सोना और सिल्वर में ज़्यादा रिस्क दिखते हैं, क्योंकि वहाँ लोग सोचते हैं कि रिस्क ही नहीं है। जहाँ जहाँ रिस्क ही नहीं है सोचते हैं, वहाँ हम बोलते हैं रिस्क है। आज इक्विटी में लोग सोचते हैं रिस्क है, इसलिए थोड़ा कम को कंफर्टेबल है। बहुत सही बात कही आपने। अच्छा प्रशांत जी, मैं एक चीज़ बताऊँ, आज सुबह मुझे एक मीम आया था कि एक बच्चा है, वो बता रहा है अपने पिता के बारे में कि देखिए मेरे पिता इतने बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये सब करा है वो सब करा है। और दूसरा बच्चा कहता है मेरी माँ ने सोना खरीदा था। तो अभी और वो उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब बहुत लोग ये बात कहेंगे कि मैं अपना पैसा इक्विटी में क्यों डालूं, जब सोना और चांदी एक तो मेरे पास एसेट है, एक मैं उसको शादी पार्टी में पहन सकता हूं और उसके बावजूद मुझे वो इतने शानदार रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? देखिए, सोना और इक्विटी ये अलग अलग एसेट क्लास है, और जो पिछले 1 वर्ष में सोने में हुआ उसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और जो कोविड के बाद इक्विटी में हुआ पिछले साल तक उसको भी आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक सोना कहाँ जाएगा, मतलब इसमें बारे में मैं कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नरेन के बात से सहमत हूँ कि इक्विटी में इस समय पिछले वर्ष के मुताबिक रिस्क काफ़ी कम है। एक साल जो बाज़ार फ्लैट रह गया,
और इसमें जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी अब रियलिस्टिक हो गई। तो मेरे ख्याल से इस बाज़ार में लार्ज कैप्स में कम से कम मुझे लगता है एक लो डबल डिजिट का हम 3-5 साल सोचेंगे तो उतना कंपाउंडिंग निफ्टी में आ जाना चाहिए। लो डबल डिजिट मतलब 12-13% मान के चलिए, वो काफ़ी हैंडसमली बीट करेगा फिर तो फिक्स इनकम को आपके हिसाब से, देखिए फिक्स इनकम को इक्विटी ने हमेशा बीट किया है। अगर हम साल को छोड़कर। अगर हम देखिए मैं वही कह रहा था, अगर हम 3-5 साल सोचें और फिक्स इनकम में तो अब टैक्सेशन का भी मार्जिनल टैक्सेशन है, तो डेट और इक्विटी के बीच का जो गैप है रिटर्न में वो तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। डेट में लगभग 15 साल लगेंगे आपको पैसा डबल करने में पोस्ट टैक्स, इक्विटी में लगभग 6 वर्षों में वो हो सकता है। नीलेश भाई, आपको ये सवाल सुनने पड़ते हैं क्या कि अरे नीलेश भाई, हम फिर गोल्ड में क्यों ना करें, सिल्वर में क्यों ना करें, क्रिप्टो में क्यों ना डालें पैसा, इक्विटी में 1 साल हो गया पैसा बन ही नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म में आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी बहुत रिड्यूस हो गई है, 1 साल कोई लोग लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, तो कि लॉन्ग टर्म में पैसा तो बन नहीं रहा, तो हम क्यों ना गोल्ड और सिल्वर में बहती गंगा में हम हाथ धोएं यहाँ पर। अनुज भाई, थोड़ा लाइटर वेन में जवाब दूंगा। जो CNBC आवास के दर्शक है वो असेट एलोकेशन में बिलीव करते हैं, वो इक्विटी में भी निवेश करते हैं, सोने चांदी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं। जो आपकी बात नहीं सुनते वो ये टाइप के सवाल जरूर करते रहते हैं। बट एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस का डिफरेंस है। अब जैसे आज सिल्वर एज एन एसेट क्लास के ऊपर हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है और सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग। अब जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि निश्चित रूप से तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, बट एक डेंजर जो हर व्यूअर्स को आगाह करना चाहिए कि आज सिल्वर की शॉर्टेज है, तो फिजिकल सिल्वर तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम पे ट्रेड होती है। जो ग्लोबल मार्केट में सिल्वर के डॉलर प्राइस है उसे आप रुपये में कन्वर्ट करें तो लोकल प्राइस उसके ऊपर ट्रेड हो रही है 10%। दैट मीन्स एक्चुअल सिल्वर जब तक 10% ऊपर नहीं आएगा तब तक आप मेरे जो ETF खरीद रहे हैं, फंड ऑफ फंड खरीद रहे हैं, आपका बेनिफिट नहीं बनेगा। तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक प्रीमियम दे के एंट्री कर रहे हैं। जनरली इतना प्रीमियम कभी सस्टेन नहीं होता। सेकंड, सेंट्रल बैंक ने बाइंग करना चालू किया तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने लगे। अब कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि हम पता कर सके सेंट्रल बैंक कब तक गोल्ड के दाम खरीदेंगे। अगर उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो ये गोल्ड की पूरी तेजी खत्म हो सकती है। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करते समय ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और अपने पोर्टफोलियो में उसे एक लिमिटेड मात्रा में रखिए। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट ये तो कोई बता नहीं पाया था कि ऐसा आएगा। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, जब तक वो खरीदेंगे भाव ऊपर रहेंगे। अब सिल्वर में आज 10% प्रीमियम पे एंटर हो रहे हैं। इज इट वर्थ टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्क? तो एक सीमित मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में ये सब चीज़ें रख सकते हैं। बट जैसे प्रशांत भाई और नरेंद्र ने कहा, अल्टीमेटली जो पैसा बनेगा वो इक्विटी मार्केट में बनेगा। नहीं, और ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा जो नीलेश भाई ने कही है कि अगर आप CNBC आवाज़ देख रहे हैं और CNBC आवाज़ पर हम नीलेश भाई, प्रशांत जी को, नरेंद्र जी को लाते रहते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझाई जा सके कि डाइवर्सिफिकेशन और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कितना एक इम्पॉर्टेंस है। नरेंद्र जी, प्रशांत जी ने कहा कि 12 से 13% की कंपाउंडिंग पॉसिबल है अगले 2 से 3 साल में। मुझे याद है जब पिछले साल मैंने दिवाली पे आपके साथ शो किया था, आप इक्विटीज़ को लेकर थोड़ा नर्वस थे। आपने कहा था कि ये साल शायद इक्विटीज़ के लिए थोड़ा सा कम रिटर्न वाला हो सकता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, और वो हुआ भी। इस साल इक्विटीज़ ने फ्लैट रिटर्न दिए हैं बेसिकली, अगर आप निफ्टी पे देखें तो। यहाँ से क्या अब आप थोड़ा अपना एलोकेशन इक्विटीज़ की तरफ बढ़ा रहे हैं, और अगर हाँ तो किस तरफ? जो बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी है, लास्ट ईयर कितना इक्विटी था, अब कितना इक्विटी है, वो जैसा एलोकेशन 15% ऊपर गया है एलोकेशन। क्योंकि अभी अगला साल से ये साल देखेंगे तो मार्केट का वैल्यूएशन टाइम करेक्शन भी हुआ है और EPS भी के कारण एलोकेशन तो बढ़ गया है। लेकिन कितना रिटर्न आएगा अगला 2-3 साल में, वो मेरे ख्याल से कैसा अमेरिकन मार्केट मूव होगा और अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होगा और उसके कारण क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि इंडिया में आज मार्केट और उतना एग्जूबरेंस नहीं है, लेकिन अमेरिकन मार्केट देखेंगे तो आज वहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक सब इतना भागा है, वो गोल्ड सिल्वर के ऊपर तरीके से वहाँ भी भागा है। हर एक कंपनी वहाँ 4 ट्रिलियन मार्केट कैप है, 5 ट्रिलियन के पास पहुँच कर रहा है, और दूसरा 4 ट्रिलियन मार्केट कैप है डॉलर में। सो वहाँ क्या होगा मुझे पता नहीं है अगला 2-3 साल में।
वो क्या होगा वहाँ, मेरे ख्याल से मेरा वही फ्रेमवर्क में जो लास्ट ईयर मैं कॉशियस था, वही फ्रेमवर्क में मैं आज ये साल अमेरिकन एआई स्टॉक्स में कॉशियस होगा। वो काम करेगा या नहीं पता नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वो जब वो वहाँ ये स्टॉक मार्केट गिरता है, वो समय में इंडियन मार्केट क्या होगा मुझे पता नहीं है। वो मेरा व्यू है कि वहाँ गिरेगा, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, बट पॉजिटिव रिटर्न देगा नेगेटिव रिटर्न देगा वो समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल दिक्कत है कि जब अमेरिकन मार्केट चलती है तो हम चलते नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे तो हम भी गिरते हैं। अच्छा, जो प्रशांत जी बहुत अच्छी बात कही नरेंद्र जी ने, और पिछले क्वार्टर की जो मुझे सबसे शार्प हेडलाइन लगी वो थी इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट, ओरेकल बाइज द फ्यूचर। एक ही दिन में ओरेकल ने हमारी पूरी इंडियन आईटी जितना मार्केट कैप ऐड किया। कहाँ हम पीछे रह गए इंडियन आईटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो? आपके हिसाब से क्या अमेरिका ने इतना अच्छा कर लिया कि वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैप की कंपनियां बनती जा रही हैं? नहीं, देखिए ये तो हम लोग को बहुत सालों से मालूम है कि इंडिया में इनोवेशन और ग्लोबल ब्रांड्स हम लोग नहीं बना पाए। आप दुनिया की जो 8-10 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें देखिए, उन सभी के पास कोई ना कोई ग्लोबल ब्रांड्स है और कहीं ना कहीं इन्होंने इनोवेट भी किया है। लेकिन इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि इंडियन कंपनीज़ ने अभी तक इनोवेशन पे और ग्लोबल ब्रांड्स बनाने में उतना खर्चा नहीं किया है। तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री के जैसे इस इंडस्ट्री शुरू हुई थी 30 वर्ष पहले और ये वहीं पर रह गई। तो इसमें अब सही समय पे हम सही सोच नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड नीलेश भाई आपसे सवाल है। अब एफआईआईज ने भारतीय मार्केट से पैसा निकाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मदर मार्केट में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वहाँ पैसा लगा रहे हैं। प्लस साइड बाय साइड आपने देखा है कि चाइना में काफ़ी पैसा गया है। अब क्या ये एक सॉर्ट ऑफ डाइकॉटमी रहेगी कि क्योंकि इतना रिटेल का पैसा आ रहा है मार्केट में, वो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है, और जब एफआई की बड़ी सेलिंग होती है तो ज़्यादातर वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक बेचते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि लार्ज कैप में भले ही वैल्यूएशन कंफर्ट हो, लेकिन आउट परफॉर्मेंस उसके बाद भी मिड कैप और स्मॉल कैप में रहे? इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी क्या? सो अनुज भाई, इस वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक साइड पे एफआईआई है और प्रमोटर्स है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन टैरिफ की वजह से आपकी इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट है। पिछले 5 क्वार्टर से, और ये क्वार्टर गिन ले तो 6 क्वार्टर से आपकी अर्निंग्स ग्रोथ लो सिंगल डिजिट है। वैल्यूएशन प्रीमियम पे है दूसरे देशों से, और इसीलिए हमें माल बेचना है। प्रमोटर भी बेचे जा रहा है, एफपीआई भी बेचे जा रहे हैं। वो डीआईआई के मन में शंका पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं कि आप लोग एक महंगी मार्केट में हैं। जो डीआईआई है वो दूसरी साइड पे खरीद रहे हैं, रिटेल निवेशक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। वो कह रहे हैं कि इंडिया 1 साल पे शायद एक्सपेंसिव होगा, बट 5 साल का व्यू ले ले तो सबसे सस्ती मार्केट है। टैरिफ आज नहीं तो कल डील हो जाएगी, और टैरिफ लगने की वजह से जो हम कदम उठा रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाने का, तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और इसीलिए ये योग्य समय है निवेश करने के लिए। हाँ, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। अगर हमने एफपीआई के और प्रमोटर के मन में फोमो पैदा कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हो सकता है कि मार्केट में अपसाइड बन जाए। पर जो प्रशांत भाई ने बात कही, उसमें हम सारा दायित्व सरकार या कॉर्पोरेट पे छोड़ दे, वो उतना उचित नहीं होगा। अब डीप सीक करके चाइनीज़ एलएलएम निकला था $5 मिलियन का। सबको पता था वो गलत नंबर था, बिकॉज जो जीपीयू चाइनीज़ सरकार ने उठा के सिंगापुर मलेशिया से डीप सीक को दिया, वो किसी ने देखा नहीं। अब भारत की एक स्टार्टअप ने तकरीबन $1 मिलियन के निवेश पे वॉइस एआई क्रिएट की है, जो दुनिया की सबसे अच्छी वॉइस एआई है, क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस। उसका नाम है ल्यूना। जब मुझे पता चला, मैंने उनका प्रोडक्ट देखा, वीडियो देखा, 200 व्यूज़ थे यूट्यूब पे। फिर मैंने उसके बारे में ट्वीट किया, लोगों को कहना चालू किया। आज व्यूज़ है तकरीबन 25,000, सिर्फ 25,000। हमारी छोटी सी क्लिप में हम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो वायरल हो जाती है, 2-2, 3-3 लाख व्यू मिलते हैं। बट जहाँ देश के एक साइंटिस्ट ने, एक इनोवेटर ने कुछ काम किया है, हम लोग उसकी सराहना नहीं कर रहे। अभी मेरे मित्र है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, वो एक किताब लिख रहे हैं भारत के साइंटिस्ट के ऊपर। हमें अपने साइंटिस्ट की कदर करना सिखाया ये नहीं गया है। डॉक्टर गुरतेज सांधू के पास थॉमस अल्वा एडिशन से ज़्यादा पेटेंट्स हैं।
वो यूएस बेस्ड है, माइक्रोन में काम करते हैं। कितने लोगों को उनके बारे में मालूम है? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने 80 के दशक में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा की थी। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हुई, उसके 67 डेज आफ्टरवर्ड्स उन्होंने ये कार्य किया था। उन्हें सराहना करनी तो दूर रही, उन्हें इतना हमने हैरान किया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब एक मतलब आनंद रंगनाथन का ही ट्वीट है, देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड जी रामचंद्रन। यकीनन हम में से किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा। उनके हिसाब से उन्हें 3 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए थे। तो जब तक हम लोग अपने देशवासियों की, अपने इनोवेटर की, अपने साइंटिस्ट की सराहना नहीं करेंगे, तब तक कोई कैसे उसमें जाएगा? आप फिल्म स्टार की सराहना करेंगे, हर किसी को फिल्म स्टार बनना है। आप क्रिकेटर की सराहना करेंगे, हर किसी को क्रिकेटर बनना है। आप फंड मैनेजर की सराहना करेंगे, हर किसी को हमारे जैसा फंड मैनेजर बनना है। बट जो रियल कार्य करते, जो इनोवेटर हैं, उनकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है। फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इनमें से कई नाम नहीं जानता हूँ। और जैसे आपने बोला, मैं कई बार खुद कई जगह जाता हूँ तो वहाँ पर लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा हमने क्या कर दिया। जो आपने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना जो साइंटिस्ट वगैरह अचीव किया है, ज़रूर उनके बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं। इस मार्केट में एक ट्रिगर मिला नरेंद्र जी, वो था जीएसटी कट का, क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अंधेरा ही छाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी कट आएगा, उसके बाद से एटलीस्ट एक सेक्टर में शानदार तेजी आई, ऑटोज़, और उसने काफ़ी हद तक ओवरऑल मार्केट को भी संभाला। आपके हिसाब से जीएसटी कट कितना बड़ा ट्रिगर है, और स्पेशली कंजम्पशन के लिए क्या यहाँ से और अच्छे मौके हैं, या फिर बहुत कुछ अब सीधा जो 2-3 महीने में रैली हुई उसकी वजह से प्राइस में आ चुका है? अच्छा ट्रिगर है, और इसके कारण आई थिंक अच्छा छला भी है। उसके कारण एक वर्चुअस साइकिल हो गया, उसके कारण बैंक क्रेडिट इम्प्रूव होगा। बैंक क्रेडिट के कारण और थोड़ा इकोनॉमी में रिवाइवल होता है। ये देखेंगे क्या होता है अगला 6 महीने में। आई थिंक क्या हो गया कि ये एफआईआई नहीं आने के कारण क्या होता है कि सपोज 1-2-3 महीने में ट्रेड ट्रीटी भी साइन होता है और 50 से 25% वापस आता है, तो वो एक और एक वर्चुअस साइकिल होएगा। बट ये साल में गवर्नमेंट देखेगा तो पहला मॉनेटरी पॉलिसी ईज हुआ, उसके बाद इनकम टैक्स कट हुआ, उसके बाद जीएसटी कट हुआ। ये तीनों के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। वैल्यूएशन सस्ता नहीं था अगला दिवाली में, वो प्रॉब्लम था। अभी भी उतना सस्ता नहीं है, वही प्रॉब्लम है। बट लेकिन 3 अच्छा डेवलपमेंट्स के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया है, और बाकी सभी कंट्री का मार्केट ऊपर गया है। इसलिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो मार्केट सब नीचे जा सकता है या नहीं, पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट मुझे वरी है, वही सिचुएशन है। लेकिन अच्छा वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल। वो एक वर्चुअस साइकिल पता चलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च में ये वर्चुअस साइकिल इंप्रूव होता है या नहीं, क्योंकि अगस्त, सितंबर में थोड़ा earnings एक्टिविटी season, कम हाँ, हुआ था। बिल्कुल, हाँ। इसलिए आज पता नहीं चलता है कि ये साइकिल अगला 3 महीने में कंटिन्यू होगा या नहीं, आज पता नहीं होता। वो अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में। प्रशांत जी, सेम सवाल आपसे। और कंपनियों की ये स्टेटमेंट भी रही है कि थोड़ा सा इस क्वार्टर में बिकॉज जीएसटी कट की अनाउंसमेंट आ गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आना बाकी था, तो बहुत लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन किए हैं। लेकिन अक्टूबर में हमें दिख रहा है कि अच्छे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या अक्टूबर टू दिसंबर मार्केट के लिए, अर्निंग्स के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या कंजम्पशन ही उसको लीड करेगा? कंजम्पशन और फाइनेंस, एनबीएफसीज फॉर एग्जांपल, बैंक्स, क्या इन सेक्टर्स पे दांव लगाया जाए फिर? देखिए अनुज जी, एक तो मैं पिछले प्रश्न पे जाऊंगा 1 मिनट के लिए, जो आपने नीलेश जी से पूछा था कि लार्ज कैप और मिड कैप का। देखिए जो पूरा सप्लाई है बाजार में, ये निफ्टी स्टॉक्स में कोई सप्लाई नहीं है। ओके। जितना भी इशू आ रहा है, अधिकांश इशूज जो है वो छोटे या मीडियम साइज कंपनीज के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और जो फंड्स में पैसा आता है उसमें से कुछ ना कुछ उसका भाग तो निफ्टी स्टॉक्स में जाएगा ही है। तो मुझे लगता है ओवर टाइम ये जो स्मॉल मिड और निफ्टी के बीच का जो गैप है, ये भरेगा अगले 2-3 साल, एंड लार्ज कैप्स शुड आउट परफॉर्म। अब अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ तो मुझे लगता है इसमें जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज़ हैं, जैसा मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि इन कंपनीज़ में एक सामान्य ग्रोथ है, लेकिन इनके मल्टीपल्स डीरेटिंग के बावजूद भी आज भी बहुत ज़्यादा है उस ग्रोथ के तुलना में। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस जो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या कुछ रिटेल की कंपनीज इनको छोड़ दें, तो हम निफ्टी में कहीं पर एक्सेस वैल्यूएशन नहीं बचा है। चाहे हम बैंक्स देखें, चाहे हम इंश्योरेंस देखें, सॉफ्टवेयर में भी ग्रोथ कम है, लेकिन मल्टीपल सब भाव करीब 30% घट चुके हैं। ऑटोमोबाइल्स में मेरे ख्याल से, जैसा नरेंद्र ने कहा कि देखिए नियर टर्म में तो अच्छा है, लेकिन ये वर्चुअस साइकिल बनता है या नहीं बनता है ये तो अगले वर्ष ही मालूम पड़ेगा। बट मेरे को ऐसा ही लगता है कि निफ्टी के वैल्यूएशंस में डिस्पर्शन काफ़ी कम है,
लगभग कंज्यूमर स्टेपल्स रिटेल को छोड़ के सभी सेक्टर्स एक सामान्य वैल्यूएशन पे है। मल्टीपल बढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बाजार 15 महीने से फ्लैट है। और जब बाजार मान लीजिए 3 महीने बाद आप कैलेंडर 27 पे ट्रेड करने लग जाएंगे, और अगर बाजार 15 महीने में नहीं घटा 2 या 3 बार एफआई सेलिंग के बावजूद भी, तो मुझे लगता है निफ्टी का जो अगला मूव है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। और आपके हिसाब से लीडर्स क्या रहेंगे उस मूव के? ये देखिए, कहीं बड़ा डिस्पर्शन नहीं है इस मार्केट में। ओके। इस मार्केट में मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। 5 वर्ष पहले HDFC बैंक 5 टाइम प्राइस बुक पे था, ICICI 1 टाइम पे था, आज दोनों 2 टाइम पे है। 5 वर्ष पहले HAL 10 PE पे था और लीवर 70 PE पे था, आज दोनों 40 PE पे। तो इसमें डिस्पर्शन काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है शायद बैंक्स और ऑटो शायद इसको लीड करें, बट इसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। बिल्कुल नीलेश भाई, वो किसी ने कहा कि 3 साल पहले किसी ने फ़ोन करके बोला कि मेरे लिए HAL खरीद लो, और उसके बाद बोला 3 साल बाद अरे बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, बोले नहीं कोई रिटर्न नहीं आया। बोले क्या खरीद लिया तुमने? बोले तुमने बोला था HUL खरीद लो। बोले HUL नहीं, HAL बोला था, क्या खरीद लिया तुमने? तो ये 3 साल में पूरा डिफेंस और रेलवेज यहीं सब, और यहीं सरकार का फोकस भी रहा है। नीलेश भाई, अगले 3 साल के लिए फिर आपके हिसाब से इस समय बेस्ट थीम्स क्या हैं? सो अनुज भाई, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये GST कट या जो भी है, उसकी इफ़ेक्ट और लाली मार्केट में और इकोनॉमी में तब दिखेगी जब हम लोग सब स्वदेशी अपनाएं। अगर ये पैसा हमने विदेश में खर्चा किया या विदेशी प्रोडक्ट पे खर्चा किया, तो जो नरेंद्र ने कहा वो वर्चुअस साइकिल कभी चालू ही नहीं होगी। और इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाएं। मेरे हिसाब से आने वाले 3 सालों में कंज्यूमर्स, बोरोवर्स, टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्पेक्यूलेटर्स, इनकी जेब में सरकार के द्वारा ज़्यादा पैसा रखा जा रहा है। इनकम टैक्स जो पेयर है उनको 1 लाख करोड़ की रिबेट है। जो GST पे कर रहे हैं बॉटम ऑफ पिरामिड, उनको सालाना 2 लाख करोड़ की रिबेट है। हमारी जेब से 1 लाख करोड़ जाएगा, बट उससे हमारे कंजम्पशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं ग्रॉस देख रहा हूँ 2 लाख करोड़। ब्याज की दरें कम हुई तो बोरोवर की जेब में राउंडेड ऑफ 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गया। गेमिंग बंद हो गई तो स्पेक्यूलेटर्स की जेब में 1 लाख करोड़ बचेगा। अब वो उसे जलाने का कोई नया रास्ता ढूंढ निकालेगा, बट उम्मीद करते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया होगा। और 8th पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जेब में 2-2.5 लाख करोड़ रुपए डालेगा। कुल मिला के 2027 के साल में 7 लाख करोड़ रुपया कंज्यूमर्स, बोरोवर्स, स्पेक्यूलेटर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जेब में जाएगा। अब ये पैसा जहाँ पे खर्चा होगा, जाहिर है वो सारे सेक्टर चलेंगे। लोग रेलवे की जगह पे एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइन सेक्टर चलेगा। लोग रिलेटिव के घर पे छुट्टी मनाने की जगह पे हॉलीडे के लिए डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो होटल, टूरिज्म, ट्रैवल चलेगा। इतना पैसा नहीं बचेगा कि घर खरीद पाए, बिकॉज घर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बट होम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जिसमें ये सारे पैसे खर्च होंगे, वह मार्केट को आउट परफॉर्म करे, वैसा लगता है। ओके, चलिए तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दिवाली अच्छी रहे। एक आखिरी सवाल आप तीनों से, नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करूंगा। तो क्या मान के चलें कि ये साल मार्केट के लिए बेटर होगा? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ US मार्केट को लेकर है, और आपको लग रहा है कि अगर वहाँ कोई बड़ी गिरावट आ गई तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर एक बार के लिए उसको दरकिनार कर दें तो ये साल का इक्विटीज़ के लिए एक अच्छा साल हो सकता है जिसमें वो बाकी एसेट क्लासेस को बीट करे। या जरूर, आई थिंक US मार्केट अभी यहाँ से नहीं गिरेगा तो ये साल डेफिनेटली आई थिंक इंडिया अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 30% अंडर परफॉर्म किया है। उसके बाद अगला साल भी इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा, मैं नहीं सोचता हूँ। इंडिया अच्छा करेगा मेरे अगर US 10% तक गिरा तो भी इंडियन मार्केट फिर अच्छा करेगा। आई थिंक US तो 10% गिरेगा तो अच्छा गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। ऐसा ही मेरा व्यू है। इसलिए मेरा वरी क्या है कि क्या हो रहा है इंडिया में, जितना पैसा हमको आता है उतना बाकी कंपनीज अभी पैसा रेज कर रहा है। और इंडिया में बहुत सारा कंपनीज को 40 PE मिलता है, उनका होम मार्केट में 10 PE मिलता है। अभी फॉरेनर्स से, प्रमोटर्स से सब लोग पैसा उठा रहा है मार्केट से, इसके कारण भी उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। वो IPOs नहीं आता था तो मार्केट का अभी ये रिटर्न नहीं होगा, 15% रिटर्न आया होगा। वो सप्लाई कम होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से उतना कम अगला 6 महीने में कम नहीं होगा, 1 साल में कम हो सकता है। आई थिंक अभी से जून तक जब मैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछता हूँ, वो लोग बोलता है बहुत कुछ है अभी से नेक्स्ट जून तक। सो आई थिंक वो कैलेंडर जब तक कम नहीं होता है, क्या हो रहा है, जो पैसा म्यूचुअल फंड्स को आता है
वो पैसा IPOs को आता है। हर एक फॉरेन कंपनी बोलता है मुझे 40 पी मिलता है इंडिया में, डोमेस्टिक मार्केट में मुझे 8 पी मिलता है, 4 पी मिलता है, 8 पी मिलता है, 10 पी मिलता है। मैं इंडिया में पैसा रेस करूँ, इंडिया में लिस्ट करूँ। 25 साल पहले वो लोग इंडिया में डीलिस्ट किया था कि इंडिया में पीई कम है, अभी लिस्ट कर रहा है इंडिया में क्योंकि इंडिया का पीई 4 टाइम ज़्यादा है। इसके कारण इंडिया में रिटर्न कम हो रहा है। बट आउटलुक मेरे ख्याल से उतना नेगेटिव नहीं है, अगला साल जैसा नेगेटिव नहीं है। बट मैं डरता हूँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी सस्ता नहीं है। लास्ट ईयर ग्लोबल मार्केट सस्ता था, इंडियन मार्केट कॉस्टली था। अभी ग्लोबल मार्केट पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट चीप नहीं दिखता है। वो रिस्क है, वो रिस्क को भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आजकल तो हर जगह कोरिया ही छाया हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी कोरियन प्रमोटर्स अपेरेंटली आजकल के ड्रामाज इंडियन नेटफ्लिक्स पे भी बहुत धमाल मचा रहे हैं। और मैं मेरी बेटियों से पूछता हूँ, वो भी आजकल कुछ एक के पॉप करके कुछ चल रहा है, वो उसी में सब लगे हुए हैं। तो सब पूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोरिया नहीं, पूरा का पूरा कोरियन कंपनी थी आ गई है एकदम से। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक यहाँ पर पूरी की पूरी कोरियन कंपनी आ गई नीलेश भाई। पूरा का पूरा अपना यहाँ पर अच्छा मार्केट कैप बना रही है यहाँ पर। सो अगर कोरिया को देखें तो वहाँ पे कुछ 5-6 चाइबोल थे जिन्होंने मिलके पूरे देश को अंडर डेवलपिंग से डेवलपिंग कर दिया और अब डेवलप्ड हो गया। आज़ादी हमें दोनों को आसपास मिली थी, हमारी 1947 थी, उनकी 1948 थी। हमें अंग्रेज़ों ने लूटा था, उनके ऊपर भी कोलोनाइजेशन था। हमारा विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान में, उनका विभाजन हुआ नॉर्थ और साउथ में। हमने भी आज़ादी के बाद लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। बट आज वो हमसे बहुत आगे चले गए, जबकि 1960 में हमारी और कोरिया की पर कैपिटा जीडीपी एक जैसी थी। तो ऑब्वियसली कोरिया इज़ अ ग्रेट नेशन एंड व्हाट दे हैव डन इज़ फैंटास्टिक। बट एक चीज़ जो कोरियन मार्केट के बारे में है कि उनके प्रमोटर के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगती थी, तो उन्होंने कई पैतरे लगा के अपने शेयर के दाम कम हो उसकी बहुत कोशिश की थी। और इसीलिए फॉर मेनी ईयर्स कोरियन स्टॉक्स हैव ट्रेडेड और वैल्यूड एट अ मच लोअर लेवल देन प्रोबेबली व्हाट दे डिजर्व्ड। अब वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर आई है जिन्होंने कहा है कि मुझे गवर्नेंस इंप्रूव करना है, मुझे कोरिया की इमेज ठीक करनी है, कोरिया का मार्केट कैप बढ़ाना है। जब रेगुलेटर और सरकार ने गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया तो आज कोरिया की री रेटिंग हो गई। पिछले 1 साल में वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। बिजनेस तो अच्छा ही था, आपको वैल्यूएशन मिलने लगा। भारत में भी बस हमारा वही फोकस रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस तो अच्छा ही है। FY 27 में 1200 रुपये के आसपास निफ्टी EPS आ जाएगी, निफ्टी 50 की, वो 2000 पे पहुंच जाएंगे। जो आज बेच रहा है वो लगता है कि 7 साल 8 साल में पहुंचेगी, जो खरीद रहा है उसे लगता है 4-5 साल में पहुंचेगी। बट कोई ये डिस्प्यूट नहीं करता कि 1200 की निफ्टी 50 EPS 2000 पे नहीं पहुंचेगी। बट आज जो हमें 20 का PE रेशो मिलना है, वो गवर्नेंस के लिए मिल रहा है, ग्रोथ के लिए मिल रहा है, वो सस्टेन करना पड़ेगा। 1200 पे 20 का PE है तो 24,000 की निफ्टी है, 2000 पे 12 का PE हो गया तो 24,000 की निफ्टी रहेगी। सो हमें मिलके कार्य करना है, गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, ग्रोथ सस्टेन करना है ताकि हमारा प्रीमियम वैल्यूएशन मेंटेन रहे। और 2000 के EPS पे अगर 22-23 का PE मिल जाए तो सोने पे सुहागा। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे। इस साल भारतीय मार्केट ने वर्सेस MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 20 साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अगले साल और अगले 2-3 सालों में आपको लगता है वो करेक्ट होगा? नहीं, मुझे लगता है आज जो भारत का MSCI EM पे जो प्रीमियम चलता था वो सामान्य स्तर पे आ गया है। तो यहाँ से मुझे लगता है इंडिया में लो डबल डिजिट रिटर्न ओवर टाइम आएगा। जैसा नरेंद्र ने कई बार हाईलाइट किया कि अगर US में बड़ी गिरावट आती है तो कुछ समय के लिए हमारे मार्केट में भी कमी आ सकती है। लेकिन हमको एक बात का गौर रखना पड़ेगा कि जो फॉरेनर्स की इंडिया पे इन्फ्लुएंस थी वो बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल। और अभी कभी गिरावट आई भी तो मेरे को लगता है वो शॉर्ट एंड शैलो आएगी। और वो आई, वो हो सकता है जो नरेंद्र ने कहा, तो उस समय हमको घबराना नहीं चाहिए। इट शुड बी टेकन एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप ऑन इंडियन इक्विटीज। बिल्कुल। और अब हम उस स्टेज, हाँ, कहना चाहूँगा कि एक फितरत है हमारी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली। जब जॉन F कैनेडी गुजर गए थे तो अमेरिका ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की थी, भारत ने डिक्लेयर की थी। तो अमेरिकन मार्केट गिरे, उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी।
बट ये मेंटालिटी जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, वो निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल वो निकालनी पड़ेगी। चलिए होपफुली जैसा आप सब कह रहे हैं कि ये दिवाली आप सबके लिए अच्छी रहे और मार्केट के लिए अच्छी रहे, यही उम्मीद रहेगी। पिछला साल ऐसा नहीं कि ख़राब था, बस ये है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं किए। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में फिर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिले थे, लेकिन इस साल पैनल एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये दिवाली, ये संवत मार्केट के लिए शायद बहुत शानदार रहे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।